जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का वेरी वेरी वेलकम। अब तक हमने क्लास 10th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें हमने अब तक देखा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसे कुछ क्रियाकलापों के माध्यम से देखा है। और साथ में हमने यह भी देखा है कि कब हम निर्धारित करेंगे कि किसी चीज़ में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण, हमने रासायनिक अभिक्रिया में देखा था कि जब एकल पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया के बाद एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। और जब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों और संकेतों के माध्यम से दिखाया जाता है तो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। जब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों और संकेतों के माध्यम से दिखाया जाता है माध्यम से दिखाया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हमने एक क्रियाकलाप फर्स्ट देखा था हमने जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे थे। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे थे। मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो तत्व होते हैं उनको एक शॉर्ट रूप में कुछ दो या एक लेटर ऐसे देकर हम उन्हें उसको संकेत करते हैं, उसको इंगित करते हैं। जैसे ऑक्सीजन के लिए हम ओ लिखते हैं, हाइड्रोजन के लिए एच लिखते हैं, हीलियम के लिए एच आई लिखते हैं। और रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए पीरियोडिक टेबल याद होना कंपलसरी है, क्योंकि बिना पीरियोडिक टेबल याद हुए हम रासायनिक समीकरणों को नहीं लिख सकते। क्योंकि वही जो हाइड्रोजन का एच, ये उसका संकेत हो गया। और जैसे जल का होता है H2O, ये उसका सूत्र हो गया। और इसी के माध्यम से हम रासायनिक समीकरण को दिखाते हैं, तो उसके लिए पीरियोडिक टेबल याद होना कंपलसरी है। हमने तो ये क्रियाकलाप फर्स्ट में हमने ये अभिक्रिया किया था। अभिक्रिया देखा था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। ये तो रासायनिक अभिक्रिया हो गया, लेकिन अब हमको इसको रासायनिक समीकरण के रूप में दिखाना है। तो हम इसको संकेत और सूत्रों के माध्यम से दिखाएंगे। तो मैग्नीशियम का जो संकेत होता है Mg। एम बड़ा लेटर होता है कैपिटल और जी स्मॉल लेटर। Mg मैग्नीशियम को दिखाता है। ऑक्सीजन को हम O से डिनोट करते हैं। इस तरह ये दोनों संकेत हो गए। Mg मैग्नीशियम का संकेत और ऑक्सीजन O का O ऑक्सीजन का संकेत। और जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, Mg ऑक्सीजन को O2 से डिनोट करता है, MgO। इस तरह दोनों अभिक्रिया करके MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो इस तरह हमने इस क्रियाकलाप को ऐसे डिनोट किया, Mg प्लस O2 MgO। ये हमने ऐसे डिनोट किया, इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। H2 प्लस O2 H2O। H से हमने हाइड्रोजन को डिनोट किया, O2 से हमने ऑक्सीजन को डिनोट किया, और H2O, इससे हमने
जो जल बना उसे हम H2O से डिनोट कर दिए। इस तरह जब हम ऐसे लिख के रासायनिक अभिक्रिया को दिखाते हैं तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। हमने रासायनिक समीकरण देख लिया। अब हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। हमने रासायनिक अभिक्रिया में ही देखा था कि जो पदार्थ आपस में अभिक्रिया अभिक्रिया करते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो बाद में प्राप्त होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। जैसे Mg प्लस O2 MgO, तो ये दोनों हो गए अभिकारक और ये हो गया प्रतिफल, और ये हो गया प्रतिफल। और जब जब हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण में जब हमने देखा कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने की अभिक्रिया हो रही थी, इसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर अभिक्रिया कर रहे हैं, अर्थात अभिकारक दो हैं। तो अगर दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं तो उनके बीच में हम प्लस का धन का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद से उसके बाद से जब हमारा प्रतिफल जो प्राप्त होता है तो इन दोनों के बीच तीर का निशान लगाते हैं। और अगर हम कोई ऐसी अभिक्रिया लिखें जिसमें जैसे Zn प्लस H2SO4, इसको हम अभिक्रिया करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ZnSO4 प्लस H2। यानी देख लिया। तो अगर प्रतिफल में भी दो या दो से अधिक मतलब एक प्राप्त हुए तो हम ऐसे नॉर्मली लिख सकते हैं, लेकिन जब दो या दो से अधिक प्राप्त होंगे प्रतिफल में, जो नए पदार्थ जो नए चीज बन रहे हैं, तो उनके बीच में भी हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। बस इतना ही होता है रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए कि जब अभिकारक या प्रतिफल में दो या दो से अधिक उत्पाद होंगे तो उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और अभिकारक और प्रतिफल दोनों को अलग अलग डिनोट करने के लिए उसके बीच में हम एरो का साइन देते हैं। और एक और चीज, जैसे है हमारा Zn है, इसको हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि जिंक जो एक धातु है उसे Zn से डिनोट करते हैं। तो ये जो हमारा Zn हो गया ये धातु है, और प्राय धातु ठोस होते हैं, कुछ धातु होते हैं जो लिक्विड में होते हैं। तो जिंक हो गया वो ठोस हो गया। तो अगर हमें ये डिनोट करना है कि कौन सी रासायनिक समीकरण में कि कौन सा चीज ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है, इसको कौन अवक्षेप है, तो इसको डिनोट करने के लिए एस से हम सॉलिड, यानी अगर कोई चीज सॉलिड है तो हम उसके साइड में एस लिख देंगे। जैसे मैग्नीशियम हो गया ये सॉलिड होता है, यहाँ पे हम नॉर्मली एस लिख दिए, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि मैग्नीशियम है उसकी जो अवस्था है वो ठोस है। अगर हमें लिक्विड अवस्था को दिखाना होता है तो हम लिक्विड, एल से हम लिक्विड को दर्शाते हैं, अर्थात जो चीज द्रव अवस्था में होती है। एस से ठोस, एल से द्रव, अर्थात इसका इंग्लिश होता है लिक्विड, और इसीलिए इसे फर्स्ट लेटर एल से डिनोट कर देते हैं। और जी से हम गैस, अर्थात जो पदार्थ बनते हैं और वो गैसीय अवस्था में होते हैं उसको हम जी से डिनोट करते हैं। और साथ में एक ऐसे इस प्रकार का एक एरो का चिन्ह देता है, अर्थात ये चीज दर्शाता है कि गैस का उत्सर्जन हो रहा है और वो ऊपर निकल जा रहा है। और अवक्षेप, जब हम अभिक्रिया करते हैं तो उसमें कुछ ठोस वस्तुएं प्राप्त होती हैं जो प्राय सफेद रंग की होती हैं, उन्हें हम अवक्षेप कहते हैं, और अवक्षेप को हम AQ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे O2 गैस हो गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं G, और जो MgO प्राप्त हो रहा है वो हमें ठोस रूप में प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं S। इस तरह हम ऐसे रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं कि किसको कैसे लिखेंगे। ये जो हमारा Zn है वो एक धातु है, तो यहाँ हम S लिख दिए। H2SO4 ये अम्ल है और ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, तो हम यहाँ पे L लिख दिए। ZnSO4 जो हमें प्राप्त हो रहा है फिर हमें सॉलिड प्राप्त हो रहा है। हाँ,
और फिर से H2, ये गैस प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे गैस का उत्सर्जन हो जा रहा था तो निकल जा रहा है। इस तरह रासायनिक अभिक्रिया को हम लिखते हैं। सबसे पहले तो जब अभिकारक में या प्रतिफल में दो या दो से अधिक पदार्थ रहेंगे तो उनके बीच में प्लस का साइन देंगे, और अभिकारक और प्रतिफल को अलग करने के लिए उनके बीच में एरो का साइन देंगे, और कौन किस पदार्थ की अवस्था क्या है इसके लिए हम, अगर सॉलिड होगा तो ठोस होगा तो एस, द्रव होगा तो एल, गैस होगा तो जी, और अगर गैस का उत्सर्जन हो रहा है तो ऊपर की तरफ एरो कर देंगे, और अगर अवक्षेप का निर्माण हो रहा है तो ए क्यू। बस ऐसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को लिखते हैं। अब हम देखेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण हम उसे कहते हैं जिसमें जब हम कोई अभी समीकरण को लिखते हैं उसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों के तरफ उनके परमाणु और अणुओं का जो संख्या हो, द्रव्यमान हो, वो बराबर हो, तो उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और जिस रासायनिक समीकरण को हम लिखते हैं और उसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ उनके अणुओं और परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है उसे हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे हमने Mg और O2, MgO, इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो एक मतलब मैग्नीशियम एक है, तो प्रतिफल में भी मैग्नीशियम एक ही है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के दो अणु हैं। और लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के सिर्फ एक ही परमाणु है, मतलब इन दोनों का इक्वल है लेकिन यहाँ पे दर्शाया इक्वल नहीं गया है, तो ये हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्योंकि ये इसमें इक्वली दर्शाया नहीं गया है, हम ये पता नहीं, सिर्फ इसको देख के हम पता नहीं कर सकते हैं कि इसमें मैग्नीशियम की संख्या कितनी है और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है। इस तरह जब इनके अभिकारक और प्रतिफल में दोनों तरफ उनके अणु और परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो उसे हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। और असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण का दूसरा नाम है कंकाली रासायनिक समीकरण। लेकिन वही इस चीज को हम संतुलित कर देते हैं, दोनों तरफ बराबर कर देते हैं, तो अणु और परमाणु संख्या, तो उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे 2Mg प्लस O2, अभी हम आगे देखेंगे कि इसको संतुलित कैसे किया जाता है। और यहाँ पे हो गया 2MgO। इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम के दो अणु हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम के दो अणु हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के दो अणु हैं, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के दो अणु विद्यमान है 2O। तो इस तरह ये जो दोनों तरफ इक्वल है अणु परमाणु की संख्या, तो इसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और हमसे बार बार ये पूछा भी जाता है कि मतलब हमें यहाँ संतुलित रासायनिक समीकरण दे दिया जाता है और कहा जाता है कि उसको संतुलित कीजिए। तब अब हम देखेंगे कि किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को, कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में कैसे बदलते हैं। हम मैग्नीशियम ऑक्साइड एग्जाम्पल में ले लेते हैं। हम यहाँ पे मैग्नीशियम हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, और ये MgO। हमने पहले भी देखा था कि ये जो रासायनिक समीकरण है वो असंतुलित है। अब हमें इसको संतुलित करना है, तो इसको संतुलित करने की एक विधि हमें बताई गई है बुक में, जिसे कहते हैं हिंट एंड ट्रायल विधि। इस विधि के द्वारा ही हम इस असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे इन अभिक्रिया में जो जो तत्व आए हुए हैं उसको हम पहले लिख देंगे लाइन से। मैग्नीशियम आया है और ऑक्सीजन आया है, हम देख रहे हैं कि इस रासायनिक समीकरण में सिर्फ यही दो शामिल है। उसके बाद से ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अभिकारक में, और यहाँ लिख देंगे प्रतिफल।
अर्थात अब मतलब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो अभिकारक है उनमें मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, और ये जो हमें प्रतिफल प्राप्त हो रहा है उसमें मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या कितनी है, एक, और इसमें भी एक। लेकिन अभिकारक में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या दो है और यहाँ पे एक। इस तरह हमने पहले भी देखा था कि असंतुलित है, और यहाँ इस चार्ट में भी हमें ये मिल गया कि ये असंतुलित है। अब हमें इसे संतुलित करना है। हाँ, एक चीज, जैसे यहाँ पे दो, हमें संतुलित करने के क्रम में हम नीचे अर्थात ये जो होता है वो परमाणु की संख्या बताता है और यहाँ जो होता है वो अणुओं की संख्या बताता है। तो हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय यहाँ पे हम नहीं लिख सकते, मतलब कोई भी हम नंबर डालेंगे उसको संतुलित करने के लिए तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। हमें जो लिखना होगा हमें यहीं पे ही लिखना होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये तो हो गया, अब हमें इसको संतुलित करना है। तो हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम की संख्या तो दोनों में सेम है, तो इस तरह Mg+O2 लिख दिया, MgO। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या दो है और यहाँ पे एक ही है, अर्थात इसमें एक ही है, इसमें दो है। अब हमें इन दोनों को इन दोनों में ऑक्सीजन की संख्या इक्वल करनी है। तो अभी हमने देखा कि हम यहाँ पे O नहीं लिख सकते, ये मतलब ये जो हम विधि लगाते हैं उसमें ये चीज सुटेबल, ये चीज नहीं आता है, हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, ये हमारे रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, ये हमारे विधि के अकॉर्डिंग नहीं है। इसलिए हमें जो भी लिखना होगा यहाँ लिखना है। यहाँ पे 2 है तो हमें इसको भी 2 करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 लिख दिए। अब 2 तो हम लिख दिए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई, ऑक्सीजन के अणु की संख्या, यहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन तो सेम हो गए, लेकिन फिर यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या 2 हो गई। और अगर हम यहाँ लिखते हैं ना तो इसका मतलब कि इसके आगे जो भी, इस यहाँ पे 2 तत्व शामिल है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, लेकिन ये दोनों को 2-2 अणु दिखाते हैं जो यहाँ पे रहेंगे, और जो नीचे रहेंगे वो सिर्फ अकेले का ही दिखाएंगे। इस तरह हमने देखा कि यहाँ पे मैग्नीशियम की अणुओं की संख्या अधिक हो गई और यहाँ पे एक ही रह गई। तो अब हम इसको बराबर करने के लिए फिर से ऐसे लिख देंगे MgO, यहाँ भी कारक, यहाँ प्रतिफल हो गया, यहाँ पे एक रह गया, यहाँ पे 2 हो गया, और ये भी 2 हो गए, ये भी 2, तो बराबर हो गए। अब हमें सिर्फ इसको बराबर करना है, तो इसके लिए हम फिर से वैसे लिखेंगे, इस चीज को यहाँ पे लिखेंगे MgO2 + 2MgO। अब हम यहाँ पे सिर्फ ऊपर हमें यहाँ पे सिर्फ 2 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ताकि बराबर हो जाए, क्योंकि हमें वही नंबर रखना है जो इन दोनों को इक्वल कर दे। अब हम जब यहाँ पे 2 लिख देंगे तब हम देखेंगे कि यहाँ पे भी मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के 2 अणु, यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 अणु, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 अणु और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 अणु। इस तरह ये दोनों, सॉरी यहाँ पे एरो का साइन रहेगा। इस तरह हम देखेंगे कि इसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ तत्वों के अणु और परमाणु की संख्या बराबर हो गई है। इस तरह हम कहेंगे कि अब ये समीकरण जो यहाँ पे असंतुलित था, यहाँ पे हमने उसे संतुलित कर दिया। एक और स्टेप बचा है, मैग्नीशियम जो है ये हमारा सॉलिड है, ऑक्सीजन है वो गैस है, और ये भी जो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रही है वो भी सॉलिड है। इस तरह हम इसे यहाँ पे डिनोट कर देंगे कि सॉलिड है, ये गैस है, ये भी हमें सॉलिड प्राप्त हो रहा है। इस तरह हमने ऐसे ही हम ये रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, Fe+H2O। Fe को हम लोहे को डिनोट करने के लिए हम Fe लिखते हैं, और H2O ये जल का सूत्र है, और जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो Fe3 और O4, ये जो लोहे के ऊपर जंग लगता है ना, उसी का सूत्र होता है ये Fe3 और O4 और प्लस H2, ये गैस मतलब निकल रहा है। इससे तो हम बाद में दर्शाएंगे कि हम इसे संतुलित। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि
ये असंतुलित है, यहाँ पे संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Fe1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे H2 है, लेकिन यहाँ पे भी H2 है, लेकिन यहाँ पे वो O4 है। अब हम इसको संतुलित करने के लिए सेम ऐसे ही लिखेंगे, Fe, फिर H है और O है। बस यही तीन तत्व दिए गए हैं, Fe, लोहा, H, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये अभिकारक हो, अभिकारक, और यहाँ पे प्रतिफल में तत्वों की संख्या कितनी है। हम इसमें देख रहे हैं Fe1 है, प्रतिफल में Fe3 है, हाइड्रोजन 2 है अभिकारक में, प्रतिफल में भी 2 है, ऑक्सीजन इसमें 1 है और इसमें 4 है। अब हमें इसको संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम Fe को संतुलित करने के लिए यहाँ पे लिख देंगे 3Fe। 3 लिख दिए तो यहाँ पे भी 3 हो गया और इसमें भी 3, अर्थात ये 3 3 इक्वल हो गए। अब लिख दिए H2O, Fe3O4 प्लस H2। अब फिर से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि Fe3 तो हो गया, ये दोनों इक्वल, लेकिन ऑक्सीजन के अणु यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। तो पुनः हम इसके लिए ऐसे ही चार्ट बनाएंगे और फिर से लिखेंगे 3Fe, पर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे तो कुछ लिख नहीं सकते, क्योंकि हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे लिखेंगे 4H2O। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे Fe3O4 प्लस H2। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे Fe3 इक्वल हो गए, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन के 4 अणु अब मिल गए और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4 अणु दिया गया है। लेकिन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 4 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 8 हाइड्रोजन के अणु हो गए, जबकि यहाँ पे 2 ही है। अब हमें हाइड्रोजन को इक्वल करना है, तो इसके लिए फिर से हम इसे लिखेंगे। ये हो गया 3Fe प्लस 4H2 Fe3O4। और अगर हम यहाँ पे 4H2 लिख दें तो यहाँ पे 4H2, यहाँ पे 4H2, दोनों यहाँ पे भी 8 हुआ था, यहाँ पे भी 8 हुआ था। अब ये संतुलित हो गया है, क्योंकि इनमें भी Fe3 है, यहाँ भी Fe3, O4 H, 4H2O 4H2O। अब ये दोनों नंबर्स में इक्वल हो गए। इस तरह ये भी यहाँ पे जो असंतुलित रासायनिक समीकरण था वो यहाँ पे संतुलित हो गया। अब तो हम सीख गए कि किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। एक स्टेप और छूट गया था, ये जो Fe है वो सॉलिड है, इसको भी हम दर्शा लेंगे, क्योंकि ये भी संतुलित करने की क्रिया का अंतिम चरण है। उसके बाद से H2O हम जानते हैं कि जल का सूत्र है और ये लिक्विड अवस्था में होता है, इसलिए यहाँ पे L लिख दिए। Fe3O4 ये हमें सॉलिड में प्राप्त हो रहा है और H2O ये गैस का उत्सर्जन हो रहा है और इसे हम लिख दिए G। इस तरह रासायनिक समीकरण संतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब हमें ये जानने की जरूरत है कि हम किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। हमने क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें दो तरह के नियम को पढ़ा है। पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा निश्चित अनुपात का नियम। तो निश्चित अनुपात का नियम हमने वहां पढ़ लिया, लेकिन द्रव्यमान संरक्षण के नियम की आवश्यकता हमें यहाँ पे है। और द्रव्यमान संरक्षण में हमने पढ़ा था कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उनमें न तो सृजन, मतलब न भी उसमें द्रव्यमान का सृजन होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात अब जितने तत्व मिलकर अभिक्रिया किए होंगे, जितना उनका द्रव्यमान होगा, उतना ही अभिक्रिया के बाद भी जो प्रतिफल प्राप्त होंगे, जिस रूप में ही प्राप्त हो, उनका भी द्रव्यमान सेम होगा। अर्थात FeH2O ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके Fe3O4H2 मिल रहा है। इन दोनों का अगर हम द्रव्यमान निकालें तो इनका द्रव्यमान और इनका द्रव्यमान दोनों बराबर होगा। इस तरह, और जिससे हमें पता चल जाता है कि इन दोनों का द्रव्यमान इक्वल है, और ये भी उस लैब में पता चल जाता है कि प्रयोग करेंगे कि इनका द्रव्यमान कितना होगा। इसलिए
हमें ये असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है, ताकि हम ये पता कर सके कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसके पहले जो जितने पदार्थ थे उतने ही पदार्थ हमें बाद में मिल रहे हैं कि नहीं, या फिर हम ये कह लें कि इन जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें द्रव्यमान कितना है। इस चीज को पता करने के लिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अगले पार्ट में हम कुछ रासायनिक समीकरण को देखेंगे और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को देखेंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद।